साथियों नमस्कार। साथियों जो हम लोग चल रहे थे अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वैदिक काल के समाज व्यवस्था के बारे में समझा था, इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ही गहराई से समझा था और हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सामाजिक व्यवस्था भी देख रहे थे। बीच में 1-2 दिन का गैप हुआ है साथियों, कुछ इमरजेंसी था इसलिए जो है थोड़ा सा डिले करना पड़ा। तो आज हम बताएंगे मौर्यकालीन समाज व्यवस्था के बारे में। हालांकि आपने पढ़ा था कि वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था कैसी थी, आपने देखा था कि समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। लेकिन जब हम मौर्य काल में जाते हैं तो समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। उधर कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है जो कि समाज में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। एक तरीके से देखें तो बहुत ही मुख्य भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका अर्थशास्त्र की होती है। अगर मौर्यकालीन समाज को हम विस्तार से समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो कि समाज के बारे में विस्तार से नॉलेज देता है मौर्यकालीन समाज के बारे में। और दूसरा मैगस्थनीज, जो कि मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिससे भी गहराई मिलती है मौर्यकालीन समाज के बारे में। तो इन सब चीज़ों ने समाज के बारे में बताया है, समाज को कितने प्रकार से बांटा, कितनी जातियाँ, विभिन्न प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं फैली हुई थी, समाज में क्या क्या सिस्टम थे, कैसे कैसे समाज चलता था। आज हम उस काल के बारे में बात करेंगे। तो साथियों अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि जो है समाज में दास व्यवस्था भी प्रचलित थी। समाज में कई प्रकार के, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि दास व्यवस्था उस समय प्रचलन में थी और दास व्यवस्था को लगभग 4 प्रकार के दास व्यवस्था जो है बताई गई है। लेकिन अगर हम मैगस्थनीज के बारे में देखें, मैगस्थनीज की इंडिका, तो उसमें 4 प्रकार के दास बताए गए। लेकिन हम अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में देखें तो अर्थशास्त्र में दासों के प्रकार जो है बताए गए कि 9 प्रकार के दास जो है उस समय प्रचलित थे। तो इससे ये देखने को मिलता है कि समाज व्यवस्था जो थी उसमें दास व्यवस्था प्रचलित थी और स्त्रियों की व्यवस्था भी अहम भूमिका निभाती है। यूँ कहे कि स्त्रियों की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया था। अगर स्त्रियों की सामाजिक व्यवस्था को देखें तो कुछ ऐसी भी स्त्रियां थी जो प्रशासन से संबंधित थी, प्रशासन की देखभाल कर रही थी, प्रशासन को संचालित कर रही थी। और यूँ कहें कि महिलाओं की जो व्यवस्था थी उसमें देखने को मिलता है, जो उनके विवाह से संबंधित अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह और बाल विवाह भी प्रचलित था और वैश्यावृत्ति भी उस समय प्रचलन में थी। हालांकि जो वैश्यावृत्ति का निरीक्षण करती थी, उनके कार्यों का देखभाल करती थी, उनका निरीक्षण करती थी, उनको गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। और जो संभ्रांत परिवार की थी, यूँ कहें कि उच्च वर्ग के लोगों के जो शासक वर्ग थे, उनकी महिलाएं थी वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी, उनको अनिष्कासनी कहा जाता था। और कुछ ऐसे भी देखने को मिली, ऐसी भी स्थितियां मिली कि यूनानी लेखक जो थे उन्होंने बताया कि उस समय सती प्रथा भी प्रचलन में थी। और देखने को मिलता है कि कुछ भारतीय सैनिक जिनकी महिलाएं, जिनकी औरतें जो है सती होने के प्रमाण मिलते हैं, यूनानी लेखकों के द्वारा जो लिखे गए साहित्यिक स्रोत हैं उनसे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से स्त्रियों की दशा देखने को मिलती है मौर्यकालीन समाज में। और मौर्यकालीन समाज में कृषि वर्ग जो होता है, कृषि वर्ग या कृषक वर्ग कहें या किसानों का जो वर्ग है वो भी बड़े पैमाने पर था। उस समय कृषक वर्ग भी बड़े पैमाने पर मिलता है, देखने को मिलता है। और कर्मकार, शिल्पकार भी सामाजिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो ही हम मौर्य काल से जब आगे जाएंगे मौर्योत्तर काल की ओर, जब 300 बीसी, जब 200 बीसी से लेकर के और 300 ईस्वी तक जाते हैं, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के जब 300 ईस्वी के करीब में जाते हैं मौर्योत्तर काल में, तो देखने को मिलता है कि परिवर्तन और भी अहम भूमिका निभाता है।
सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था जो कि जिसमें मिलता है कि विदेशी जो लोग थे, विदेशी लोगों का आत्मसात मिलता है या विदेशी लोगों का आगमन मिलता है, और अधिकतर विदेशी लोग थे जो कि शासक वर्ग से संबंधित थे। और एक जो वर्ग होता है जो कि ये सामाजिक व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर दूसरा पहलू देखें तो ये भी देखने को मिलता है कि बड़ी संख्या में जो है जनजातीय वर्गों में परिवर्तन आया। जनजातीय वर्ग की वर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। उनकी वर्ण व्यवस्था कई भागों में बटी हुई थी। यूँ कहें कृषक वर्ग जो कि भूमि अनुदान दिया जाता था, उसमें कृषक में जनजातीय वर्ग जो है अहम भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से समाज में जो है दो प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो मौर्योत्तर काल में आते हैं। मौर्योत्तर काल में ये भी देखने को मिलता है कि जो एक अवधारणा जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, कलयुग की अवधारणा। पुराणों में मिलता है कि ये काल जो है कलयुग का शुरुआत का काल है। और जब इस काल में वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में अहम परिवर्तन होते हैं, तो समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, वर्ण व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक कठोर समाज की संरचना होती है। और कठोर समाज में देखने को मिलता है कि मनु जैसे ऋषि जो है एक मनु स्मृति लिखते हैं, जिससे उसमें बहुत सारी कठोर नीतियां होती हैं। यूँ कहें कि जो निचला तबका था, महिलाओं की और शूद्रों की, जो निचले वर्ण के लोग थे, उनमें गिरावट आई थी। और जो उच्च वर्ण के लोग थे उनको प्रोत्साहन दिया गया था या उनको बल दिया गया था। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं मौर्योत्तर काल में। तो और मौर्योत्तर काल में कुछ ऐसी भी संरचनाएं मिलती हैं कि वर्ण जो संकरण था, यानी कि वर्ण विभाजन, उसमें अधिकतर विस्तार देखने को मिलता है। हम अगर देखें तो बुद्ध काल में हम पाएंगे कि 16 प्रकार के जो है जातियां, 16 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है। लेकिन जैसे हम मनु स्मृति में देखते हैं तो करीब 61 जो है 61 वर्ण व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, वर्ण जातियां देखने को मिलती हैं। और मनुस्मृति में यूँ कहें कि जो निचला तबका था, शूद्र थे, उनको शिल्प और सेवा का ही अधिकार दिया गया था। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वर्ण की शुद्धता के लिए जो है मनुस्मृति में शुद्धता के लिए, समाज को शुद्धता के लिए यूँ कहें पुरुषों को जो है महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया था। और भी कई कुरीतियाँ जो कि जन्म ले रही थी, जैसे कि बाल विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा था, बाल विवाह का प्रचलन हो रहा था, विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई थी। और यूँ कहें विधवा विवाह पर ही पाबंदी लगाई नहीं गई, बल्कि महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। और भी कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिल्प और सेवा, और बहुत सारे परिवर्तन, महिलाओं की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में गिरावट आती है। तो ये चीज़ें जो है मौर्योत्तर काल के बारे में, मौर्योत्तर काल की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आते हैं। तो हम इनके कुछ पिन पॉइंट हैं जो कि हम नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट है। ये था एक समरी जो कि आपको बताने से थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा कि मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका पता चली होगी कि कौन से कॉन्सेप्ट जो कि इस मौर्योत्तर काल को अधिकांश रूप से प्रभावित करते हैं। तो आप जान पाए होंगे इसके द्वारा कि नंबर 1 तो अगर हम देखें तो समाज की संरचना जाननी होती है। क्या जाननी होती है? समाज की संरचना। और इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले समाज की संरचना को जानने के लिए दो पहलू जिनको हम विस्तार से देखेंगे। जैसे कि एक तो पहलू है मौर्य काल के सामाजिक संरचना को जानने के लिए, एक पहलू है मैगस्थनीज की इंडिका, और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो क्या है? अर्थशास्त्र ये है कौटिल्य का, कौटिल्य, और दूसरा आपको मिलेगा मैगस्थनीज। कौन? मैगस्थनीज का आपको इंडिका देखने को मिलेगी। तो इंडिका, मैगस्थनीज की इंडिका, ये दोनों चीज़ें
कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि मौर्यकालीन समाज को विस्तार से प्रभावित करती हैं, मौर्यकालीन समाज को विस्तार से बताती हैं। अगर हम उस मौर्यकालीन समाज को पढ़ें, मौर्यकालीन समाज का अध्ययन करें, तो सबसे ज़्यादा हमको साहित्यिक स्रोत, जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, वो दो ही देखने को मिलते हैं, एक अर्थशास्त्र और दूसरा क्या, इंडिका। हमने जो मेगास्थनीज की इंडिका है, अगर उसमें बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख मिलता है। 7 प्रकार की जातियां बताई थी कि 7 प्रकार की जातियां मेगास्थनीज ने बांटी थी कि भारत में उस समय मौर्य काल के दौरान भारत में करीब 7 जातियों का उल्लेख मिलता है इंडिका में। और वो उल्लेख इस प्रकार से है, वो उल्लेख है जो कि समाज में दार्शनिक, एक फिलासफर की जाति बांटी थी उन्होंने, एक फिलासफर, दूसरा किसान, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा अहीर, और चौथा कारीगर, और मिलता है आपका एक सैनिक, और दूसरा मिलता है आपका सभासद। तो ये चीज़ें हैं दार्शनिक, किसान, अहीर, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर एवं शिल्पी। कारीगर एवं शिल्पी, सभासद, ये मेगास्थनीज ने इस प्रकार से जो है जातियों का जिक्र मिलता है। मेगास्थनीज ने इस प्रकार से जातियों का उल्लेख किया था। कौन कौन सी? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर एवं शिल्पी एवं सभासद। ये आपको इंडिका में देखने को मिलता है। और अगर हम इंडिका में थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो हम पाएंगे जो स्ट्रैबो नाम के दार्शनिक हैं, उन्होंने स्ट्रैबो नाम के दार्शनिक ने ये जिक्र किया है, ये उल्लेख किया है कि दास प्रथा का उल्लेख जो है दास प्रथा नहीं थी। स्ट्रैबो ने हालांकि बताया कि दास प्रथा भारत में नहीं थी, लेकिन जो है अगर हम जाएंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। दास जो है समाज में अहम भूमिका निभाते। तो ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, तो ये आप पिन पॉइंट नोट कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो मौर्य काल में कृषि व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। कौन सी व्यवस्था? कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था समाज में अहम भूमिका निभाती है। यूँ कहें कि भूमि अनुदान की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें कृषक वर्ग, जैसे कि आपको मौर्योत्तर काल में दिखता है कि जो जनजातीय वर्ग था वो कृषक में अहम भूमिका निभाता था, तो उसी तरह इसमें दास व्यवस्था भी कृषक में अहम भूमिका निभाती थी। तो इसमें कृषक जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, समाज को प्रभावित करता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम देखें अशोक के अभिलेख, जो कि जैसे कि रुद्रदामन में जूनागढ़ अभिलेख देखने को मिलता है, तो वो भी मौर्यकालीन समाज का चित्रण है। यूँ कहें जूनागढ़ अभिलेख मौर्यकालीन समाज के बारे में जिक्र करता है। अशोक का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख भी मौर्यकालीन समाज के बारे में जिक्र करते हैं, मौर्यकालीन समाज के बारे में बताते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो भी इन चीज़ों के बारे में बताता है। और दास व्यवस्था हमने देखा कि जो है कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का जिक्र करते हैं अर्थशास्त्र में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 प्रकार के दासों का जिक्र मिलता है। दास एवं कारीगर, दास एवं कारीगर, तो 9 प्रकार के दास एवं कारीगर का जिक्र मिलता है किसके द्वारा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा। लेकिन जब हम इंडिका में देखेंगे तो इंडिका में 4 प्रकार के दासों का
जिक्र मिलता है, 4 प्रकार के दास। ये आप जो है नोट कर सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि स्त्रियों की दशा मौर्यकालीन समाज में बता दी गई है। स्त्रियों की दशा के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि मौर्यकालीन समाज में जो है स्त्रियों की स्थिति कैसी रही होगी। तो मौर्यकालीन समाज में अगर हम देखें तो स्मृति काल जो मौर्यकाल से पहले था, शायद उससे थोड़ा सा बेहतर रहा होगा। ये देखने को मिलता है कि स्मृति काल से बेहतर जो है स्थिति देखने को मिलती है। और जो प्रथाएं थी, जैसे कि जो चली आ रही थी गुप्तोत्तर काल से, गुप्त काल में आपने देखा था नियोग प्रथा और पुनर्विवाह, ये जो है उस समय भी देखने को मिलता है। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा, ये दोनों प्रथाओं का जिक्र मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि ये चीज़ें प्रचलन में थी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मौर्यकालीन व्यवस्था थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति में सुधार आया था पहले से। तो इसमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ स्त्रियां प्रशासन में भी भाग लिया करती थी, तो प्रशासन में सम्मिलित होती थी, प्रशासन में भी सम्मिलित होती थी। पुनर्विवाह या नियोग प्रथा प्रचलित थी और प्रशासन में भी सम्मिलित होती थी। और ये भी देखने को मिलता है कि जो महिलाएं और पुरुष थे, महिलाएं एवं पुरुष दोनों को जो है मोक्ष का अधिकार प्राप्त था, दोनों को मोक्ष का अधिकार प्राप्त था। मोक्ष का अधिकार, अब मोक्ष जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मोक्ष का अधिकार, ये मोक्ष है तलाक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मोक्ष जो है तलाक को कहा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि तलाक का अधिकार दोनों को था, महिलाओं और पुरुष दोनों को जो है मोक्ष का अधिकार प्राप्त था, या तलाक का अधिकार दोनों को प्राप्त था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन चीज़ों का जिक्र मिलता है कि पुनर्विवाह या नियोग प्रथा का प्रचलन था। और दूसरा मिलता है कि प्रशासन में भी महिलाएं सम्मिलित हुआ करती थी, उनको उनकी स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा बेहतर थी। और दूसरी चीज़ मिलती है कि महिलाएं और पुरुष दोनों को जो है दोनों को मोक्ष का अधिकार प्राप्त था, या दोनों को तलाक का अधिकार प्राप्त था। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर विवाह की बात करें तो विधवा विवाह का भी प्रचलन था। किसका? विधवा विवाह। विधवा विवाह प्रचलन में थी। तो विधवा विवाह का प्रचलन था, महिलाएं विधवा विवाह का प्रचलन था। हालांकि ये जो विधवा विवाह का प्रचलन आपको देखने को मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में, तो हम पाएंगे कि जब मनु स्मृति की रचना हुई, एक कठोर समाज की रचना हुई, कठोर समाज में स्थायित्व की रचना हुई, तो उसमें देखने को मिलता है कि महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी। उनमें देखने को मिलता है कि वो विधवा विवाह पर पाबंदियां लगा दी गई थी, उन पे संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया था, यूँ कहें वंचित कर दिया गया था, बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। तो थोड़ा सा ये परिवर्तन आता है। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लेंगे, पिन पॉइंट हैं। और आप देखें कि कुछ चीज़ें जैसे कि जो महिलाएं थी, जैसे कुछ महिलाएं देखने को मिलता है जो संभ्रांत घरों की थी, या यूँ कहें उच्च वर्ग के लोगों के
यहाँ थी उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वो अनिष्कासनी कहलाती थी। वो महिलाएं अनिष्कासनी कहलाती थी। वो महिलाएं अनिष्कासनी कहलाती थीं। और देखने को मिलता है कि इसके साथ ही विधवा विवाह के साथ ही वैश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी। वैश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी। वैश्यावृत्ति प्रचलन में देखने को मिलती है और इनकी वैश्यावृत्ति के कार्यों को निरीक्षण करने वाली, इनके कार्यों को देखभाल करने वाले जो है उनको कहा जाता था गणिका अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? गणिका अध्यक्ष। तो वैश्यावृत्ति भी प्रचलन में मिलती है। हालांकि जो महिलाएं वैश्यावृत्ति का काम करती थी उन्हें रूप जीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रूप जीवा। वो रूप जीवा कहलाती थी। तो ये कुछ पिन पॉइंट थे जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। इनका उल्लेख किया गया है कि विधवा विवाह भी प्रचलन में थी, वैश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी और महिलाएं और पुरुष दोनों को जो है, महिलाएं एवं पुरुष दोनों को जो है तलाक का अधिकार प्राप्त था और प्रशासन में भी महिलाएं सम्मिलित हुआ करती थीं। और ये भी देखने को मिलता है विधवा पुनर्विवाह या फिर नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि यूनानी लेखकों के द्वारा कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको सती होने का भी जिक्र मिलता है। तो सती प्रथा का भी प्रचलन था, ये चीज़ उल्लेख मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से नहीं, यूनानी लेखकों के द्वारा। जो यूनानी लेखकों के द्वारा जो साहित्यिक स्रोत थे उनसे ये मिलता है कि जो है सती प्रथा प्रचलन में थी। यूनानी लेखकों के द्वारा, यूनानी लेखकों ने जिक्र किया है कि सती प्रथा उस समय प्रचलन में थी। और वो कौन सी महिलाएं सती करती थी? जो कि भारतीय सैनिकों की महिलाएं थी। भारतीय सैनिकों की महिलाएं, भारतीय सैनिकों की महिलाएं, भारतीय सैनिकों की महिलाएं। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे ये आप पढ़ रहे थे मौर्यकालीन समाज के बारे में, मौर्यकालीन समाज को प्रभावित कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। जब मौर्योत्तर काल आया उसमें स्त्रियों की क्या दशा थी और समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आए। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में जैसा कि बताया गया कि मेन चीज़ें दो प्रभाव थे। पहला ये था कि विदेशी जो थे, विदेशी उनका आगमन हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आगमन उनका हुआ, भारत में आए। और ये जो विदेशी आए इनका ज़्यादा से ज़्यादा संबंध था शासक वर्ग से, शासक वर्ग से। तो ये पहली चीज़ मिली, विदेशी तत्वों का आगमन या विदेशी तत्वों का आत्मसात देखने को मिलता है। और विदेशी तत्वों का आगमन या विदेशी तत्वों का आत्मसात भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ें मिली कि जो जनजातीय वर्ग है या वर्ण व्यवस्था उसमें थोड़ा सा विस्तार देखने को मिला। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि दूसरा हुआ कि बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों का आत्मसात। तो बड़ी संख्या में जो जनजातीय वर्ग है, जनजातीय तत्वों का
आत्मसात। आत्मसात। तो जो बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों का आत्मसात हुआ, इसका एक रीजन ये भी मिलता है कि जो भूमि अनुदान की प्रक्रिया थी, जो हम देखते आ रहे थे, गुप्त काल में भी भूमि अनुदान चल रहा था, बौद्ध काल में भी आपको देखने को मिला कि भूमि अनुदान की प्रक्रिया में विस्तार किया गया। लेकिन भूमि अनुदान जो दिया जाता था, वो जो किसान होते थे, वो निचले वर्ग के लोग होते थे और वो किसानी किया करते थे। तो यही चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर भी आती हैं, यहाँ उनकी जगह जनजातीय वर्ग ले लेता है। तो ये देखने को मिलता है कि कृषक वर्ग इसमें बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ था। ये जनजातीय वो ऐसा वर्ग था जो कि कृषक में अहम भूमिका निभाता था। तो ये भी आप देखने को मिलता है। तो बड़ी संख्या में वर्ण विस्तार भी देखने को मिलता है, वर्ण विस्तार। और जब भी वर्ण विस्तार होता है तो समाज में अस्थायित्व प्रदान होता है, और जब समाज में अस्थायित्व प्रदान होता है, अराजकता होती है, तो कठोर नियम बनाया जाता है। और वो कठोर सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जो है मनुस्मृति लिखी गई, जो कि बहुत ही कठोर बनाई गई आगे चल करके, जो कि धीरे धीरे हिंदू समाज में परिणित हो जाती है। तो देखने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था का विस्तार इसमें देखने को मिलता है, जो जनजातीय वर्ग जो कि मौर्योत्तर काल में सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ें, और ये जो मौर्योत्तर काल है, इसमें मिलता है कि ये ऐसा काल है जो कि पुराणों में इस काल के बारे में बताया गया कि इसमें एक तरीके से कलयुगी अवधारणा देखने को मिलती है। कलयुग की अवधारणा, कलयुग की अवधारणा। और जब कलयुग की अवधारणा देखने को मिलती है तो ये भी कहा जा सकता है कि जो उच्च वर्ण है, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, तो देखने को मिलता है कि निम्न वर्ण का उच्च वर्ण के विरुद्ध, निम्न वर्ण का उच्च वर्ण के विरुद्ध विद्रोह भी देखने को मिलता है। विद्रोह, विद्रोह जो कि तो ये एक सामाजिक व्यवस्था को ये भी एक गहरी छाप डालता है। वर्ण व्यवस्था का विरोध देखने को मिलता है, जो है जिसमें ये सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा जो परिवर्तन आया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मौर्योत्तर काल में जो सामाजिक व्यवस्था में विशेष तौर से परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आया किसके द्वारा? वो परिवर्तन आया मनु के द्वारा। और मनु ने लिखा क्या? मनुस्मृति, जो कि कठोर समाज व्यवस्था को इंगित करती है। कठोर सामाजिक व्यवस्था, कठोर सामाजिक व्यवस्था को इंगित करती है और ये प्रदान करती है स्थायित्व, समाज में स्थायित्व। तो जब वर्ण व्यवस्था का विस्तार होता है तो उसमें स्थायित्व प्रदान करने के लिए आता है मनुस्मृति, जो कि एक कठोर सामाजिक व्यवस्था होती है, और जिसमें देखने को मिलता है इस मनुस्मृति में दो तीन चीज़ें जो समाज को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नंबर एक, महिलाओं की जो व्यवस्था है, महिलाओं की सामाजिक व्यवस्था, उसमें महिलाओं एवं शूद्र वर्ण, शूद्र वर्ण, इनकी सामाजिक व्यवस्था में गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट आती है, इनकी सामाजिक व्यवस्था में गिरावट देखने को मिलती है। और ये भी देखने को मिलता है कि महिलाओं की कुछ जो अधिकार थे वो भी इनके ख़त्म कर दिए गए थे, जैसे विधवा विवाह, विधवा विवाह जिस पर पाबंदी लगा दी गई थी, पाबंदी लगा दी गई थी। और दूसरा बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह
को प्रोत्साहित किया गया था, प्रोत्साहन मिलता है, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। और तीसरी चीज है कि स्त्रियों को संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है, संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें महिलाओं की स्थिति को बताते हैं, महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आती है। और ये कठोर जो सामाजिक व्यवस्था है आगे चल कर के हिंदू समाज के रूप में परिणित हो जाती है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। और दूसरी चीज़ बताया गया कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें वर्ण व्यवस्था का विस्तार जो कि आपको मिलेगा जो बौद्धिक ग्रंथ हैं, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ आप त्रिपिटक में देखें, जो कि त्रिपिटक में जो है वर्ण व्यवस्था को दिखाया गया, वर्ण जातियां जो मिलती हैं त्रिपिटक में, त्रिपिटक में 12 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया गया, 12 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर हम मनुस्मृति की बात करें, मनुस्मृति, तो इसमें 61 प्रकार के वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था या वर्ण जातियां देखने को मिलती हैं। तो मनुस्मृति में 61 प्रकार की जो है जातियां देखने को मिलती हैं। और इसमें मनुस्मृति में एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, जो कि शूद्रों के लिए शिल्प और सेवा का अधिकार दिया गया था, शिल्प एवं सेवा का अधिकार, केवल शिल्प एवं सेवा का अधिकार ही दिया गया था। और बाकी आपने पढ़ा ही कि वर्ण की शुद्धता के लिए, वर्ण व्यवस्था की शुद्धता के लिए जो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जो देखने को मिली आपको, तो ये जो है मौर्योत्तर कालीन की अर्थव्यवस्था में, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो मौर्य काल है और मौर्योत्तर काल है, इसके बारे में आप एक जो है 150 शब्दों में या 200 शब्दों में एक प्रश्न लिखने का प्रयास करिएगा। और उसमें जो है जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की क्या भूमिका थी, और दास प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, आप विस्तार से जो है वर्णन करें। तो आप लिख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ये आज का सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। और कोशिश करिए अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक इसे भेजें, अपने साथियों तक भेजें। और इस चैनल से मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ अच्छा ही सीख पाएंगे और बेहतर सीख पाएंगे, और जो यूपीएससी का टारगेट है जल्द ही आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इतिहास के सेशन में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज का सेशन अलविदा लेता हूं, और फिर मिलूँगा अगला जो सेशन है, अगला गुप्तकालीन समाज के बारे में, गुप्तकालीन समाज सामाजिक व्यवस्था के बारे में, वो सेशन आपका और भी बेहतर जाने वाला है। तो साथियों, बेसब्री से आपको इंतज़ार रहेगा, मुझे उम्मीद है पूरी। तो कोशिश करता हूँ कि कल जल्द ही मिलता हूँ इसी समय और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।